बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कैसे मुल्क व मिलत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान कैसे होगा कि जब इकनॉमी को चलाने वाले ही घर बैठ जाएंगे। कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा कि जब तमाम ताजिर ही स्ट्राइक पर जाएंगे। इकनॉमिक एक्सपर्ट जो हैं वो अपने सिर्फ तज्जियों तक ही महदूद रह जाएंगे। हुकूमत वक्त क्या कर रही है, रियासत माँ होती है, क्या माँ अपना किरदार अदा कर रही है या नहीं, तमाम उमूर पर बात करेंगे। आगे स्पेशल शो हम डेडिकेट करेंगे तमाम ताजरों के नाम, और हम ताजरों से पूछेंगे कहीं आपके अंदर भी तो काली भेड़ें नहीं हैं, कहीं आप भी तो किसी सियासी पार्टी के शेल्टर या उसके टूल के तौर पर इस्तेमाल तो नहीं हो रहे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आप हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन के चेयरमैन हैं और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का मोतबर नाम और खासा एक्सपीरियंस रखते हैं। आप कराची की मारूफ शख्सियत, आबाद में भी आप सदरन रीजन के सरबराह रह चुके हैं, चेयरमैन रह चुके हैं। समसम ग्रुप के रुगरवा आसिफ समसम साहब, बहुत शुक्रिया आसिफ समसम साहब। तारीख में पहली बार एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर ने इतनी बड़ी स्ट्राइक की। कहीं आप भी खान साहब के नैरेटिव को तो आगे नहीं बढ़ा रहे कि आप लोगों ने भी कहा कि चलें जी हम, वो आपके पहले ही इल्ज़ाम है बिल्डर हजरात पर कि आप लोग माफिया हैं, तो आपने हिस्सा तो नहीं डाल दिया कहीं अपना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने स्ट्राइक की बात की, पहले मैं वो जवाब दे दूं। स्ट्राइक की बात अच्छी नहीं लगती किसी भी फाइनेंशियल जो ताजिर तंजीमें होती हैं या जो कारोबारी लोग होते हैं उनके ऊपर जचती नहीं है। ठीक है। और मैं समझता हूं कि जब भी स्ट्राइक अगर ताजिर करते हैं या कोई इंडस्ट्री या कोई सेक्टर करता है तो वो बड़ी मजबूरी में करता है। ठीक है। इसलिए कि स्ट्राइक का सबसे पहला नुकसान तो हमारा अपना होता है। जब हम कहते हैं कि हम सरिया परचेज नहीं करेंगे, जो जिस स्ट्राइक की आप बात कर रहे हैं, तो इसका सबसे पहला नुकसान तो हमें होता है कि हमारी जो रोज़ाना के अखराजात हैं वो अपनी जगह इंटैक्ट हैं, लेकिन हम कह रहे हैं हम काम बंद कर देंगे। तो पत्थर रख के दिल पे ये बात करनी पड़ती है, क्योंकि जब पानी सर से गुजर जाए और कोई लिमिट ना हो किसी चीज़ की, क्योंकि लिमिटलेस तो कोई दुनिया में काउंटिंग नहीं है ना। आज मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ और अगर आप मुझे कहीं पे भी ये एश्योरेंस नहीं मिल रही कि जो प्रोजेक्ट बनाऊंगा उसमें जो प्रोडक्ट यूज करूंगा उसकी प्राइस क्या होगी, तो मैं क्या बनाऊंगा, क्या डिलीवर करूंगा, क्या मैं डिफॉल्ट करूंगा, क्या मैं ये छोड़ दूंगा ये काम, या मैं बंद कर दूंगा काम। एक कैलकुलेशन के हिसाब से आपकी स्ट्राइक की वजह से 2 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो अल्लाह तो शायद ही पूछे किसी से। आप लोग कह रहे हैं हुक्मरान हमारी नहीं मान रहे, तो वो जो 2 करोड़ लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, आपको पता है कि आप लोगों के साथ बहुत सारी लाइट इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, तो ये आप लोग किस सिमत लेकर जा रहे हैं मुल्क को? देखिए, हम तो अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं। आज जो भी हालात हैं, हमारे सेक्टर के लोग यहीं पे हैं। बहुत सी इंडस्ट्री के लोग पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं मजबूरन, इसलिए कि वो समझते हैं कि वो सरवाइव नहीं कर सकते, या जो उनके जो चीज़ें हैं उनको सेटल या उनको उस पोजीशन पे रहने के लिए बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। लेकिन हमारी इंडस्ट्री के लोग क्यों यहाँ पे होते हैं कि हमारी तो ज़मीन यहीं पे होती है। हम तो हमारी तो कोई हमारा कैश फ्लो तो नहीं होता, हमारे पास तो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो पैसा पब्लिक देती है वो प्रोजेक्टों में लगता है। तो हम तो इसलिए ये काम करते हैं कि हमें अपने मुल्क से प्यार है, और हम सोच भी नहीं सकते कि कोई ऐसा काम या कोई ऐसी बात हो जाए जिससे हमारे मुल्क को या लोगों के रोजगार को। समसम साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट, सरिया पहली बार तो नहीं बढ़ा ना, जीएसटी पहली बार तो नहीं लगा, इतनी बड़ी स्ट्राइक क्या आप लोगों ने, वो कहते हैं ना, मैंने जैसे इंट्रो में कहा कि कहीं खान साहब की जो इस वक्त ऑपोजिशन का किरदार है, आप लोगों को कोई टूल के तौर पर कहीं आपकी एसोसिएशन को तो कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा? देखिए, हमारा तो कभी पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता ही नहीं है। जो ताजिर लोग होते हैं ना, कारोबारी लोग, उनका कोई सियासी एजेंडा नहीं होता ना। वो किसी के कहने पे या किसी के क्या ही अच्छा होता कि इस इकोनॉमिक क्राइसिस में आप लोग कहते हैं हम खड़े हैं। हम खड़े हैं, जब भी तो हम बात कर रहे हैं। हम किस बात पे स्ट्राइक कर रहे हैं? हम तो बात कर रहे हैं कि सरिये की प्राइस को 2-3 महीने में लाख रुपए आप बढ़ा देंगे, तो ये कोई मेरा तो नहीं है। मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं कि सरिया मैं नहीं लेता, या आप यूं कह लें, आप अपनी जुबान में कि बिल्डर्स नहीं लेते। हर वो बंदा जो घर बनाता है वो सरिया लेता है। सबसे बड़ा बायर सरिये का हुकूमत खुद होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट
पे जो प्रोजेक्ट होते हैं। तो हम बात कोई हमारी नहीं कर रहे, हम इन जनरल बात कर रहे हैं कि अगर सरिये पे लॉक नहीं लगेगा, वो रुकने के लिए तैयार नहीं है, तो अगर हम इसको नहीं देंगे टफ टाइम, ये कार्टेलाइजेशन की हम बार बार निशानदेही करते रहे। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, पीछे से मुराद के एक टाइम में जब सरिये के प्राइस इंटरनेशनली कम थे और यहाँ ज़्यादा थे, तो हमने बड़ी कोशिश की कि वो एक मुनासिब प्रॉफिट लें और हमें सप्लाई हमारी जारी रखें। जब वो नहीं माने तो हमने इंपोर्ट शुरू की। मैं आपको थोड़ा सा यूं बता रहा हूं कि आज मैंने सुना है कहीं उस पे कि जी उनको रॉ मटेरियल नहीं है, डिमांड सप्लाई की वजह से महंगा हो गया। ठीक है, हम समझते हैं मुश्किलात सबके साथ हैं, उस सरिये की इंडस्ट्री के साथ भी मुश्किलात हैं, और मैं समझता हूं कि अगर जायज़ तरीके से अगर वो प्रॉपर चैम्बर का प्लेटफॉर्म है, हमारे पास, मैं चेयरमैन हूँ इस सेक्टर का, FPCCI में हमारे पास ये सारा सेक्टर है, तो हम उस फोरम पे भी, इस फोरम पे भी और आवाज में भी हम ये बात सुनने के लिए भी तैयार हैं, हम कन्विंस होने के लिए भी तैयार हैं अगर वो हमें जस्टिफाई करें। लेकिन अचानक 15,000, 20,000, 30,000, 20,000, तो देखिए मैं समझता हूं कि मुल्क को नुकसान तो इस तरह पहुंचेगा। अगर ये बात कर रहे हैं कि अब मनमानी कीमतें, हम देखते हैं ना जब रमजान आना होता है तो लोग जखीरा अंदोजी करते हैं, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, और तो वो इतनी महंगाई होती नहीं है जितनी वो कर देते हैं। तो अभी ठीक है, मुश्किलात हैं, डॉलर की प्राइसेस नहीं रुक रहे, स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन इतना महंगा उनको भी थोड़ा सा सब्र करना चाहिए। अल्लाह ताला बिल्डर हजरात को भी हिदायत नहीं दे के जो बने हुए प्रोजेक्ट थे जो कि अभी डिलीवर होने थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन आबाद अल्ताफ ताई साहब, सॉरी आसिफ साहब, इंटरप अल्ताफ ताई से मौक़िफ़ जान लेते हैं। आप चेयरमैन आबाद के, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अल्ताफ ताई साहब। हेलो जी, आपको आवाज आ रही है चेयरमैन साहब? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल आ रही है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अल्ताफ ताई साहब। अचानक इतनी बड़ी स्ट्राइक पहले नहीं देखी हमने कि आबाद ने पूरे ही मुल्क में काम रोक दिया। 2 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार होने का खदशा है। अल्ताफ ताई साहब, इन तमाम बेरोजगार लोगों की आहो पुकार, बदुआएं, ये आपके सर नहीं जाती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपको कहूं कि हमने स्ट्राइक अभी काम बंद करने की नहीं की है, हमने मजीद आयरन एंड ओर परचेस रोकने की स्ट्राइक की है, और जो हमारे सौदे किए हुए उसकी डिलीवरी लिफ्ट करने की प्राइस की है, इसकी स्ट्राइक की है। तो हमारी स्ट्राइक का मकसद ये है कि वी कैन नॉट एब्सॉर्ब दिस प्राइस। जो कार्टेलाइजेशन के प्राइजेस हैं, जो 1,95,000 रुपए से ये 3,08,000 रुपए पे प्राइजेस चली गई दिनों के अंदर, विच इज नॉट पॉसिबल कि हम इसको एब्सॉर्ब कर सके। और दिनों की प्राइजेस में जाने के बाद उनकी जो प्राइस थी वो 3,45,000 इन्होंने अनाउंस किया दूसरे दिन। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम काम कर सके, क्योंकि हमारे जो मेंबर्स हैं वो जो कोई भी चीज या कोई भी प्रोजेक्ट भेजते हैं वो 3 या 4 साल की डिलीवरी पे भेजते हैं, और वो इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए, जो हमारे यहाँ महंगाई है उसको मद्देनजर रखते हुए अपने प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो इस पोजीशन में नहीं दे कि वो इस प्राइस को सरिये की एब्जॉर्ब कर सके, सीमेंट की एब्जॉर्ब कर सके, तो हमने पहले क्या किया कि हमने बोला कि हम इसको लेना बंद कर देते हैं, और हमारे जितने मेंबर्स हैं जो काम कर रहे हैं, जो इस मुल्क में खिदमत कर रहे हैं, लोगों को मकान दे रहे हैं, लोगों को अपने कमिटमेंट पूरे करके पूरे पाकिस्तान के मकान दे रहे हैं, तो हमने फर्स्ट कहा कि ठीक है अभी आप इसको परचेज करना बंद कर दें, जिसका एक इम्पैक्ट आया। आज ये पोजीशन है कि वो 3,45,000 की जगह पे 2,80,000, 2,90,000 रुपए में वो हमारे मेंबर्स को कहते हैं कि आप खरीदे और अंडर टेबल खरीदे आबाद से छुप के। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेंबर्स अपनी जगह पे खड़े हुए, हमारे साथ खड़े हुए हैं, ये अच्छी चीज है। तो इससे अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कि 2-2.5 करोड़ जो है इस वक्त जो बेरोजगार है वो अभी तक खराब हुआ। अभी तक ये खदशात, ये चेयरमैन साहब, ये खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि अगर आप लोग प्रोजेक्ट बंद करने की तरफ भी नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं तो इतने लोग बेरोजगार होंगे, और इस वक्त जो इकोनॉमिक क्राइसिस है मुल्क में, तो इस वक्त तो आप लोगों को कोई निगोशिएट, कोई कहते हैं ना तीसरा रास्ता कोई निकालना चाहिए था, न कि आप ने ये लिया। इससे पहले एमनेस्टी के वो कहते हैं ना मजे भी तो आप लोगों को ही मिले थे ताई साहब। ऐसा नहीं है, हम आपको कहें बिल्कुल थ्रेट कर रही है, जितने लोग हैं ये वैसे ही बेरोजगार हो जाएंगे। अगर हमको ये आयरन स्टील नहीं मिलेगा, अगर सीमेंट इंडस्ट्री नहीं, कि हमको प्राइस सही मिलेगी, इतनी कमोडिटी की प्राइस महंगी हो गई है जिसमें 1,000-1,500 रुपए हो गए, तो वैसे ही ये इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। 50% ये इंडस्ट्रीज बंद हो गई है, 50% कार्टेलाइजेशन की वजह से बंद हो जाएगी। हम चाहते हैं ये बंद नहीं हो, और हम ये इसीलिए हमने स्ट्राइक किया है। नया माल या नया कोई
आयरन रोड ना परचेज करके कि हमारे जो भी सौदे और हमारे काम चलते रहे और हमसे नेगोशिएट करें, और हम नेगोशिएट कर रहे हैं। पर आपको पता है होल्डर्स को और कार्टेलाइजेशन को नीचे लाना इट्स नॉट वेरी। एक लास्ट आपसे सवाल है। हमारे जराए ये बता रहे हैं, क्योंकि खान साहब ने जेल भरो तहरीक का आगाज कर दिया, खान साहब ने ही कंस्ट्रक्शन को इंडस्ट्री का नाम दिया, एमएनएसटी दी, आज हुकूमत है शहबाज की और पीडीएम की, तो कहीं आप खान साहब के नैरेटिव को तो फरोग नहीं दे रहे? ऐसा नहीं है, देखिए हम लोग हैं बिजनेसमैन। जी जी नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, वी आर प्योरली बिजनेसमैन और हम इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए काम करते हैं। ठीक है। वी हैव नथिंग, नो कंसर्न विद एनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। हमारे को इस मुल्क में काम करने के लिए मिलेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिलेगा, हम बिजनेस करेंगे और इंशाल्लाह ताला हम और हमारे मेंबर्स पिछले 50 साल से कर रहे हैं, 1972 से ये आबाद है, उसके मेंबर्स काम कर रहे हैं, लीगल काम कर रहे हैं और ये इंशाल्लाह करते रहेंगे हर सर्कमस्टेंसेस के अंदर। आपको मैं कहूं जो इमरान खान साहब ने अगर इंडस्ट्री का दर्जा दिया था और अगर एमनेस्टी दी थी तो इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंट्री दी थी। ये नहीं कह दिया था कि आपकी ग्रे अमाउंट को आप ब्लैक कर लें। उन्होंने कुछ एमनेस्टी, पूरी मशरूत एमनेस्टी दी कि यू हैव टू परचेज द प्लॉट, इसके बाद आपको अप्रूवल लेना है इन द सर्टेन टाइम एंड देन यू हैव टू स्टार्ट द वर्क विद द सर्टेन टाइम एंड देन यू हैव टू कंप्लीट द स्ट्रक्चर इन द सर्टेन टाइम एंड देन यू हैव टू डिलीवर द प्रोजेक्ट इन द सर्टेन टाइम। तो वो अगर आप पूरी करते हैं तो ये आपकी एमनेस्टी थी, जिसके अंदर एक मैं आपको मिसाल देता हूँ, 500 गज के प्लॉट के अंदर गवर्नमेंट के एक्सचेकर के अंदर 20 to 25 मिलियन टैक्स आ रहा था। तो इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट था ये हमारे मुल्क के लिए बेहतरीन स्कीम थी, जिससे बहुत बड़े गवर्नमेंट के एक्सचेकर में पैसे गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया चेयरमैन आबाद मोहम्मद अल्ताफ साई साहब, आपने अपना मौक़िफ़ दिया। सॉरी, आसिफ समसम साहब, अल्ताफ साई ने मैं ज्वाइन किया, 20% से ज़्यादा बने हुए प्रोजेक्ट में बिल्डर हजरात ने इजाफा कर दिया ड्यू टू ये जो इस वक्त कंडीशन है। उन्होंने सही किया? देखिए, आपने ये बात की है लेकिन मेरी नॉलेज में नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि आबाद में काफ़ी टाइम से एक प्रेशर है कि चूँकि, और हर सेक्टर में ये होता है कि लाजमी बन गए हैं प्रोजेक्ट, हाँ, उन पे तो नहीं होना चाहिए था ना? नहीं, मैं तो कह तो रहा हूँ कि आप मेरी बात मैं पूरी कर लूँ कि हम पे प्रेशर है कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन है प्रोजेक्ट, उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा चली गई है, तो इससे बेहतर है कि वो डिफ़ॉल्ट कर जाएं, तो वो अपनी प्राइस को इन्हांस करें और आबाद उसमें उनको सपोर्ट करे। तो मैं आपको बड़े वाज़े तौर पे कहता हूँ आबाद की बिहाफ पे भी कि आबाद में हम लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया। इस बात को हमने, देखिए, इंडिविजुअली जो आपका अपना फॉर्मेट है बिजनेस करने का, जो आपका तरीका है, वो आप अपने तौर पे चलाएं, लेकिन आबाद इनमें से किसी भी मामले में आपके साथ इसलिए नहीं हो सकती कि आपने कहा कि जी बन गया प्रोजेक्ट या अंडर कंस्ट्रक्शन है, हमारे पास सवाल ये नहीं होता। हमारे पास सवाल ये होता है कि अगर किसी ने पैसे दे दिए हैं तो उसका अनाउंसमेंट का तो सवाल ही नहीं है। ट्रू। तो उसको तो डिलीवर हमारा मेंबर करेगा और इंशाल्लाह करते भी हैं। और जहाँ तक बात रही कि अगर कोई डिफॉल्ट करता है, देखिए क्लाइंट डिफॉल्ट भी तो करता है ना, अच्छे बुरे हर सेक्टर में हर जगह है। तो जब वो डिफॉल्ट करता है और जब वो डिफॉल्ट करता है और आज जब वो पैसे ऑन टाइम नहीं देता, आज जब वो प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है उसको पैसे नहीं मिले और फिर अब आके उसको कंटिन्यू करना चाहता है, तो मैं समझता हूँ आज की प्राइस पे कंटिन्यू करे, वो भी उस अमाउंट का जो डिफॉल्ट की हो उसने, जो अमाउंट उसने ऑन टाइम दी हो, उसमें कोई अनाउंसमेंट ना हो। बड़े नाम कुछ इश्तिहार मुमकिन है मेरे पास अगर हो तो मैं आपको वो व्हाट्सएप भी करूंगा, जिन्होंने अपनी कैंपेन चला दी है कि ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस और जीएसटी में हुकूमत ने इजाफा कर दिया है, तो आप हमारे मौजूद कस्टमर हैं तो हम आपसे भी 20% ज्यादा लेंगे। तो ऐसों की आबाद मेंबरशिप कैंसिल करेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखें, ये इंडिविजुअल एक्ट है किसी भी मेंबर का। अगर वो अपने तौर पे कोई अपना जो उसका फार्मूला है उसके प्रोजेक्ट बनाने का, तो उसमें अगर वो बढ़ाता है, कम करता है, तो वो अपने एंड पे उसको देखता है। लेकिन आबाद, जैसे मैंने आपको क्लियर बात की कि अगर कोई बंदा ऑन टाइम पेमेंट कर रहा है, रेगुलर पेमेंट कर रहा है, तो आबाद उसको सपोर्ट, हम भी सपोर्ट नहीं करते कि हम उसको एनहांस करें। लेकिन ये बात भी तो फैक्ट है ना कि अगर एक चीज 3000 पे फुट बन रही थी और आज वो 7000 पे फुट चली गई है, तो अगर उसको सपोर्ट नहीं मिलेगी, चाहे वो, देखें, मेंबर आबाद होने की बात नहीं, कारोबार की बात है। अगर उसको वो जो कॉस्ट पड़ रही है अगर उसको नहीं मिलेगी तो वो डिफॉल्ट करेगा ना। तो इसमें कोई आज ये कोई ऐसा मैजिक तो नहीं है ना कि कोई हम समझ नहीं सकते या हमें पता नहीं है कि क्या हो गया। तो प्राइसेस तो बढ़ रही हैं और जो जिन प्राइसेस पे बेचा है लोगों ने, जो पिछले, मैं समझता हूं कि मुमकिन ही नहीं है कि वो इन प्राइसेस में वो उसको मीट कर सकें। लेकिन फार्मूला
ये हम ये समझते हैं कि ये फार्मूला कैसे आप लोग ये तमाम चीज़ों से वापस आएंगे, नॉर्मल की तरफ कब आएंगे, कौन आपको एंटरटेन करे, आपके मुतालबात कब माने जाएंगे? इस वक्त हुकूमत ने आप लोगों से रब्ता किया है, नहीं किया? एक तो ये सवाल है। दूसरा ये भी आवाज़ें अब आ रही हैं कि आबाद और तमाम जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बड़े नाम हैं, जो आपकी एसोसिएशन है, वो हुकूमत को कड़े टाइम में ब्लैकमेल कर रही है। सर हम तो इस काबिल ही नहीं है कि किसी को ब्लैकमेल करें। हम तो अपनी मुश्किलों से नहीं निकलते। तो ये बात करना आबाद के हवाले से या मेंबर्स के हवाले से, हमने बड़ा मुश्किल टाइम गुजारा है इस मुल्क में। 3 साल हमें मिलते हैं ना अगर काम करने के लिए, तो इन 3 साल में यही प्लानिंग ऊपर की जाती है कि अब इसके काम को कैसे रोका जाए, इसमें इसको डिस्टेबलाइज कैसे किया जाए, इसमें कौन सा ऐसा कानून मुतारिफ कराया जाएगा जो ओवरसीज पाकिस्तानी की रिमिटेंस आती है हमारे सेक्टर में, सुने वो रुक जाए। हम तो अपनी चीजें सीधी ही करने से फारिग नहीं है। तो ये किसको फायदा मिलता है ये सब करने से? देखिए ये तो आपको खुद आइडिया, आप माशाल्लाह मीडिया के लोग हैं, आपको पता होना चाहिए कि हम अगर ये कहते हैं कि स्टेबिलिटी नहीं होगी, अगर स्टेबल नहीं होगा, मुल्क के माशी हालात स्टेबल नहीं होंगे, उनकी अगर आप निशानदेही कर दें कि जो तामीर तरक्की की पाकिस्तान की इकोनॉमी के जो दुश्मन है। देखिए मैं आपको यही बात अपनी कंप्लीट कर लूं कि जब स्टेबिलिटी नहीं होगी, हमारा दर्द क्या है? आप डॉलर को किसी प्राइस पे रोकें, ठीक है, आप 270 पे रोकें, 275 पे रोकें, 280 पे रोकें, 285 पे रोकें, आप रोकें। आप जब तक नहीं रोकेंगे हमारा सेक्टर, हम हमेशा कहते थे, जो आज नजर भी आ रहा है, हम कहते थे कि ये जो रियल एस्टेट सेक्टर है इसमें 40% से ज्यादा जो रेमिटेंस आती है वो डायरेक्ट हमारे सेक्टर में आती है। ट्रू। आज आप भी विटनेस हैं, हम भी विटनेस हैं कि आज मुमकिन ही नहीं है कि इन हालात में कोई ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे प्रोजेक्ट में पैसे लगाए, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा डर ये है कि मेरी अमाउंट आधी हो जाएगी। अगर डॉलर की प्राइसेस बढ़ गई, डीवैल्यूएशन हो गई, पाकिस्तानी रुपए की कीमत अगर कम हुई, तो उसको बेचारे उसकी जो इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें कुछ थोड़ी सी बचत करता है, वो खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले आज जरूरत इस बात की है कि हम वो इकदाम करें जिससे कौम को भी यकीन हो, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको भी यकीन हो कि हम अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। देखें गिरते हैं तो कहीं तो रुकना है ना, तो अब उठना है हमें, अब उठने का टाइम है, हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। देखें हम यकीन दिलाएं, मैं क्यों किसी को फिंगर आउट करूं कि यहां से हमें तकलीफ है। मैं तो ये बात कर रहा हूं हमारे सेक्टर को हर तरफ से तकलीफ है। तकलीफ क्या है? 3 साल या 2 साल हमें मिलते हैं। आपने अभी बात की इमरान खान साहब का नैरेटिव है और उनकी सोच या उनके स्ट्राइक, हम सोच भी नहीं सकते। हम कारोबारी लोग हैं, हमारी मुश्किलात कुछ और हैं। हम ना सियासत करते हैं ना किसी सियासी कोई एजेंडा होता है हमारा। हम ईमानदारी से, मैं एक इन जनरल बात बताता हूँ, एक आम कारोबार करने वाली की, हम मुसलमान हैं, हम कोशिश करते हैं कि ईमानदारी से अपने काम को करें, अपनी जो जिम्मेदारी है, जो हमने कमिटमेंट की उसको निभाएं, साथ साथ जो मुश्किलात हैं उसको भी हल करते जाएं। लेकिन जब एक साथ आप कोई सारा लोड आप देखें ना कि आज इकोनॉमी की पोजीशन ये है कि लोग डॉलर बाई कर लेते हैं, गोल्ड बाई कर लेते हैं, वरना एक टाइम ये था कि लोगों के लिए सबसे आइडियल प्रॉपर्टी होती थी कि आप प्लॉट ले लें, घर ले लें। आपकी मिसाल ले लें, हम जब बच्चे थे तो उस घर की क्या कीमत थी, आज हम पूछते हैं तो क्या कीमत है। तो गोल्ड से ज्यादा अप्रिसिएशन था। जो आपकी इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट हैं उनका ये भी कहना है कि अगर पाकिस्तान स्टील मिल आज रन कर रहा होता तो सरिये के प्राइस इतने इंक्रीज ना होते। क्या बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल मैं सेकंड करता हूं। अगर पाकिस्तान में इतनी बड़ी इंडस्ट्री, जो दुनिया की बड़ी एक इंडस्ट्री, एशिया की सबसे बड़ी स्टील मिल, मतलब एक बड़ी इंडस्ट्रियों में नाम होता उसका, वो चल रही होती, तो क्या बात है कि हमारा जो रॉ मटेरियल में, आज बड़ा क्लियर कह रहा हूं, रॉ मटेरियल में जो ज्यादा स्क्रैप में जो जाते हैं डॉलर, वो भी कम हो जाते हैं। किसको कसूरवार आप समझते हैं कि जिस तरह आज आप लोगों ने ओनरशिप ली है, प्लेटफॉर्म पे आके बता रहे हैं हुकूमत को कि कैसे होगा ये मामला, आप हमारे साथ बैठें और इन प्राइसेस को ज़रा देखें। क्या इससे पहले आप लोग अगर आवाज़ उठाते तो शायद हुकूमत ये स्टील मिल भी बचा लेती? देखिए वो तो खैर, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ हूँगा जब स्टील मिल के ये मामला चल रहे होंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम सब जिम्मेदार हैं। देखिए पॉजिटिव बात करनी चाहिए। हम किसी को इल्ज़ाम लगा के हम समझे कि हम वाइट कॉलर, बरी जिम्मा बरी जिम्मा नहीं होना चाहिए। हम सब जिम्मेदार हैं।
हम सबको मिलके इस मुल्क के लिए सोचना, सबसे पहले इस मुल्क के लिए सोचना चाहिए। देखिए बिल्डर्स मैं बाद में हूँ, मैं टेक्सटाइल, पहले हम पाकिस्तानी हैं। मैं सनतकार हाँ, बाद ऐसे ही में हूँ, मैं स्टूडेंट बाद में हूँ, True. मैं ब्यूरोक्रेट बाद में हूँ। हम सब पहले पाकिस्तानी हैं। हमें ओनरशिप लेनी होगी, हमें सोचना होगा कि क्या हम अपनी लाइफ स्टाइल में हम वो चीज़ें कर सकते हैं कि जिससे जो ना हमारा जिन चीज़ों में हमारा फॉरेन एक्सचेंज जाता है। क्या आपको लगता है कि ये इस वक्त की जो आप लोगों ने जो सरिया नहीं खरीदें की जो आप लोगों ने स्ट्राइक या कैंपेन चलाई है, आगे आप प्रोजेक्ट बंद करने की तरफ जाएंगे या कि वापस नॉर्मल की तरफ जाएंगे? देखिए आपको मैं दोबारा ये बात कर दूं कि प्रोजेक्ट तो बंद हो जाने हैं ना, जो हालात हैं, क्योंकि देखें अब रिकवरी नहीं है और प्राइस जो चीज़ों के बढ़ गए, लाजमी जैसा आपने कहा पिछले प्राइस, अब नए प्राइस तो बढ़ गए हैं ना। True. अब उस प्राइस में बेचना भी आसान नहीं है। फिर इसके बाद जो शॉर्टेज है, हम डिमांड सप्लाई के लें आप स्टील को या कुछ भी कर लें, उसका जो प्राइस का जो हाल है, जो सीमेंट की जो प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, खाली ये तो आप दो चीज़ों की बात कर रहे हैं ना, आप केबल चेक करें, आप जो वुड हम लेते हैं या हम एल्युमिनियम लेते हैं या हम टाइल्स लेते हैं, आप चेक तो करें कहाँ चली गई हैं। 200 प्लस ये कुछ महीनों में ये 150 प्लस ये प्राइस चली गई हैं और कोई बेयकीनी एक है कि हमें पता नहीं है कि ये स्टॉप कहाँ करेगी। अगर मैं कैलकुलेशन करूँ, एक मैं यूनिट बनाता हूं, उसको बेचने के लिए मैं कैलकुलेशन करता हूं, तो मेरे पास अब वो कैलकुलेशन इसलिए नहीं है कि बैंक के पास नहीं है। आज मैं बैंक से कोई चीज मांगता हूं डॉलर अगर कोई इंपोर्ट के लिए, तो वो भी उसके रेट तय करने के लिए तैयार नहीं है। क्या फार्मूला आप या क्या एडवाइस करेंगे हुकूमत वक्त को, कैसे ये चीज़ों को स्टॉप लगाया जाए या तयन किया जाए कि भाई इससे ज़्यादा ये इंक्रीज नहीं होगी और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं? जैसे आपने कहा कि अब तो कैलकुलेशन भी इजाज़त नहीं दे रही कि भाई ये रुकेगी या चली जाएगी, तो हम लोग कैसे रिस्क लें? देखिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, हम अल्लाह पे हमको भरोसा रखना चाहिए। ये हालात ऐसे मैंने तो खैर अपने ज़िंदगी में ये पहली बार ऐसे हालात देखे हैं मैंने। प्रॉपर्टी में डाउनफॉल बहुत देखे हैं मैंने, लेकिन ये वाले जो डाउनफॉल हैं उसमें क्या है कि सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं है, सारी इंडस्ट्री जो है ना वो मुश्किलात में है। तो एक तो ये बात, दूसरी बात है कि इस बार जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि हमारा बड़ा इन्हिसार हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी की रिमिटेंस पे है। ठीक है। अब जब उनको ये डर हो कि मैं पैसा जो भेजूंगा वो आधा हो जाएगा, तो वो अपने पास होल्ड करेगा। बावजूद इसके कि उसे अपने घर भी भेजने हैं, बावजूद इसके कि उसे अपनी कुछ जरूरियात पाकिस्तान में वो पूरी करनी है, फिर भी वो होल्ड करेगा। तो मैं समझता हूं कि जो सबसे पहला, जिसमें आपके कोई पैसे खर्च नहीं होने, जिसमें आपने कोई इंडस्ट्री नहीं लगानी है, लॉन्ग टर्म आप जो भी मंसूबा बनाएं, सबसे पहले आप लोगों को पूरा इत्मीनान रखें, उन्हें यकीन दिलाएं कि ये अब आपने इसको स्टेबल करना है। आप चाहे उसको लाजमी पॉलिटिकल लेवल पे। मुझे आज भी याद है कि माजी की हुकूमत में लो कॉस्ट हाउसिंग के बहुत बड़े प्रोजेक्ट आने थे, जिसको आपने कहा था कि ये मुमकिन नहीं है, और वही हुआ। जी जी, मैं आपको ये बताऊं कि अब अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया कि इमरान खान साहब के नैरेटिव की आपने बात की, सबसे बड़ा मुखालिफ मैं था। वही मैंने जब भी कहा कि आपने ही कहा था कि ये मुमकिन नहीं है। मैं लाइव तो बहुत सारे लोग कह रहे थे ये डिलीवर भी हो जाएंगे। सर मैं आपको लाइव इसलिए लाइव प्रोग्राम में काफी बात की मैंने, दुनिया में, और मैंने ये कहा था कि देखें हम बात वो करें जो हजम ना हो, जो प्रैक्टिकली हम कर सकते, मुमकिन हो। देखें बातें, आपने अभी आने से पहले एक बात शुरू की कि बड़े टॉक शोज हो रहे हैं मुल्क की मईशत में। मैं भी देखता हूँ, थोड़ा सा टेंशन में भी आ जाता हूँ। अच्छे सब बातें होंगी, मगर ये जो बातें हम सुनते हैं ना, तो ये बातें करना बहुत आसान है। आप फील्ड में तो आए, आप आए फील्ड में, तो आपको अंदाजा होगा कि कैसे ये बातें जो करना कि मैं 50 लाख घर बनाऊंगा, वो 50 लाख घर का मैं ये फार्मूला करूंगा, मैंने ये प्राइस लॉक किए, मैंने ये प्राइस लॉक किए। मैंने कहा था कि कभी ऐसा मुमकिन है दुनिया में कि बेचने की प्राइस आप लॉक कर दें, रॉ मटेरियल ओपन है। सही। या तो आपने वो सारा रॉ मटेरियल लेके परचेज किया हुआ है, आपने बॉन्डेड वेयर हाउस में रखा हुआ है, या आपने पास उसको स्टोर कर लिया है, फिर आपने एक प्राइस अनाउंस किए, तो शायद मुमकिन है। लेकिन ऐसे कैसे है कि वो ओपन है, सरिया ओपन है, सीमेंट ओपन है, सारी रॉ मटेरियल ओपन है, और आप कहते हैं कि जी 27 लाख का दूंगा, 24 लाख रुपए का दूंगा। तो वो पहले भी मुमकिन नहीं था, आज भी मुमकिन नहीं है। एक बात आपने एमनेस्टी पे उठाई, मैं आपको इसका जवाब मैं इसलिए देना चाहता हूं कि मैं पहले भी कई प्रोग्राम में ये बात कर चुका था। एमनेस्टी हमें नहीं मिली थी, ये तासुर ही गलत है। लोगों को ये तासुर गया, हमारे कुछ
कुछ आपकी ही इंडस्ट्री नहीं, के हमारे बड़े लोगों नाम, ने वो तो नहीं, बड़े हैप्पी थे नहीं कि सर, अच्छी बात थी, वो हैप्पी थे, लेकिन उन्होंने ओन किया था इसको। हाँ। जबकि हम समझते थे कि इसको ओन ऐसे करना तो अच्छी बात है कि चले इकोनॉमी पाकिस्तान हाँ, में हाँ। उसकी उसमें मईशत में पैसा आएगा, इस तरह ओन करना अच्छी बात है, लेकिन ये मेरे लिए नहीं थी। ओके। मैं तो टैक्स पेयर था, ये मेरे पास तो ब्लैक पैसे नहीं थे, ये अपॉर्चुनिटी थी कि जिसके पास वो पैसा है, ग्रे पैसा कह लें या जो नॉन डिक्लेयर्ड पैसा हम उसको कहते हैं, ऐसा है जो इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है, उनको ये ऑप्शन दिया गया कि अगर आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में हिस्सा लेंगे तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ठीक है। तो ये मैं तो ऑलरेडी इस सेक्टर का हिस्सा हूं, मुझे तो आपने मुखालफत भी की थी। देखिए मैंने कहा आप मुझे तो आपको ये करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए कि मैंने अपने सेक्टर में उस बंदे को जगह दी, मेरे बराबर में वो प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है, मेरे पास डिक्लेयर्ड सोर्स ऑफ इनकम है, उसके पास नॉन डिक्लेयर्ड है, तो मैंने तो फिर भी दिल बड़ा करके जगह दी ना उसको। तो मुझे तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय इसके कि मुझसे पूछना चाहिए कि तुमने ये मिनिस्ट्री भाई। तो जिस तरह आप उस दिन से आज तक आप धड़ल्ले से ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, आप डिफरेंट बता रहे हैं कि हमें कोई प्रॉफिट नहीं, हमने तो उनको स्पेस दिया अपनी इंडस्ट्री में। Exactly. तो फिर जो आपके जो करता धरता है इंक्लूडिंग यू, तो उस वक्त ये नाकाम हुए बताने में। नहीं देखिए, मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं, पॉजिटिव बात करनी चाहिए। मैंने कभी ये नहीं कहा हर बंदे का अपना मौकफ है, जिसकी जो समझ में आएगी वो एक्सप्लेन करेगा ना, ठीक है। हो सकता है देखिए हर बंदा अपनी जो उसकी अप्रोच होती है वो उसके हिसाब से बात करेगा। हम भी, हमारी अपनी फील्ड है, हम कराची चैम्बर से, जैसे मैंने आपको कहा मैं चेयरमैन भी हूँ, तो चैम्बर बहुत बड़ा है शहर में, आपको पता है कराची प्राइम चैम्बर है कराची चैम्बर का, तो हम वहाँ भी इन्वॉल्व होते हैं उन चीज़ों में भी। तो जब हमें कोई चीज़ आ रही होती है तो हमें एक पता होता है कि ये इसका बेनिफिशियरी कौन है, पहले दिन पता होता है। ठीक है। तो वो मैंने सिर्फ आइडेंटिफाई किया था आपको कि बेनिफिशियरी हम नहीं है, बेनिफिशियरी वो लोग हैं जिनके पास ग्रे पैसे हैं और उनको कहा गया कि इस सेक्टर में आए, और ये बहुत अच्छी बात थी। हम इसलिए खुश थे कि यार हमारे मुल्क की इकोनॉमी में पैसा आ रहा है, हमारे सेक्टर में पैसा आ रहा है, तो हमारे सेक्टर में मेरा प्रोजेक्ट ना हो कोई बात नहीं, मुझे बड़ा दिल करना चाहिए और मुझे सोचना चाहिए कि इस सेक्टर में आने वाला पैसा रोजगार भी बहुत देता है। लास्ट आपसे, आज भी कई प्रोजेक्ट, मुतादिद प्रोजेक्ट कराची में बन रहे हैं, ख्वाह वो आबाद के मेंबर नहीं भी हैं, चाहे सरजानी, औरंगी टाउन, वस्ती में, या जो हमारी मुज़फ़्फ़ाती कॉलोनीज़ हैं वहाँ पे भी बुलंदोबाद इमारतें बन रही हैं। ये जो सरिये सीमेंट की प्राइजेस के आप लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, तो वो जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं तो फिर क्वालिटी क्या होगी उस सर? हम तो ऑन ही नहीं करते इनको, हम इनको, अगर आबाद का मेंबर नहीं है, और अगर आबाद का मेंबर नहीं है तो वो लीगल प्रोजेक्ट उसका नहीं है, और अगर वो इलीगल प्रोजेक्ट है तो फिर तो सरिये सीमेंट की तो बात की बात है, उसकी तो स्टेबिलिटी का भी कुछ नहीं पता, उसके तो मटेरियल, उसका तो स्ट्रक्चर की गारंटी नहीं है, तो क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है, ठीक है, जो डिक्लेयर्ड ही नहीं है तो उसका क्या नाम है। तो उनको तो ना हमने ऑन किया, ना हम ऑन करेंगे, ना हम ऑन करते हैं, बल्कि हम हमेशा कहते हैं कि डिस्करेज करना चाहिए, इसलिए कि ये इंसानी जानों से खेलने वाली बात है। जब कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, किसी ने अप्रूवल नहीं दी, और वो एक तामीरात, आपने कहा बुलंद बाला इमारतें कच्ची बस्तियों में बन रही हैं, तो एट द एंड वो नुकसान करेंगी ना, हमारे इंसान लोगों का नुकसान होगा, कैजुअलिटीज हो सकती हैं। तो हमने कभी इसको ना ऑन किया है, ना हम कभी इसको जो है ना इसको बढ़ावा देंगे। हर तरफ मायूसी है। 2023 में मिनी बजट आ गया, फिर जिस तरह मैंने पॉलिटिशियन हज़रात को कहा कि फिर एक और बजट आप लोग ले आओगे तो ये अवाम जाए कहाँ, फिर ज़ख़ीरा अंदाज़ों के मज़ालिम अपनी जगह। तुमसे है पाकिस्तान 2023 25 जुलाई मूव इन पिक में होने जा रही है, जिसकी ग्रैंड ओपनिंग, पहली बार एक प्रोजेक्ट की ओपनिंग, हम बहुत बड़ी ओपनिंग करने जा रहे हैं ऐसी ऑडिटोरियम में। क्या कहेंगे? हमारी कोशिश है कि हुकूमतों के करने के काम है, लेकिन हम अपने हिस्से का तो काम कर सकते हैं कि हम सबको जोड़ें और सबको कहें कि आप यहीं इन्वेस्टमेंट करें, ये मुल्क आपका है। जिस तरह आपने कहा कि हम मुहिब वतन पाकिस्तानी पहले हैं, बाद में हम एंकर हैं, बाद में हम कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट हैं। क्या कहेंगे हमारी इस काविश पे? देखिए, मैं तो मेरे ख्याल से 5वां प्रोग्राम जी, तो मैं आपके 4 प्रोग्राम में मैं साथ रहा हूँ, मतलब इसमें शामिल रहा हूँ, तो मैं बड़ा खुश होता हूँ। इसकी वजह ये नहीं है कि कोई किसी को अवार्ड मिल रहा है या कोई, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के लोगों की बात करते हैं, मुझे याद है हम उस टैलेंट की बात करते हैं
जिनको अप्रिशिएट करने में लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं। ऑफिशियल सॉन्ग भी लॉन्च होने जा रहा है हमारा तुमसे है पाकिस्तान का। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और वो उम्मीद है कि पूरे पाकिस्तान में छा जाएगा। नहीं, मैं समझता हूं कि जिस तरह पिछले इवेंट्स थे, इस बार भी जो है ना भरपूर ये इवेंट होगा। तमाम बिजनेस कम्युनिटी पिछले बार भी थी, इस बार भी हम तो इंश्योर करते हैं, चेंबर है, FPCCI आबाद, ये तो आपको पता है, आपका इस प्रोग्राम का पार्ट हमेशा से होते हैं। और वजह सिर्फ यही होती है कि मायूसी, हम मायूस नहीं है, हम हर हाल में खड़े हैं, हम मायूस अमन हो नहीं या है। जंग। हाँ, हम मायूस नहीं है। और मैं आज भी कहता हूँ हम मायूस नहीं है। हम इंशाल्लाह, ये मुल्क है, ये वक्त आता जाता रहता है, ये भी गुजर जाएगा। हमें ओनरशिप लेना है, हमें सिंसियर होना है। इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा और पाकिस्तान फलेगा फूलेगा। आपके प्रोग्राम इंशाल्लाह चलते रहेंगे और हम ना मायूस थे, ना मायूस हैं, ना मायूस होंगे। देखें, एक वक्त की रोटी भी अगर मिल जाए इंसान को तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं क्या, हम सब की मैं बात करता हूँ। तो हम जहाँ हैं, जैसे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और मैं समझता हूँ जो महंगाई, जो मामलात हैं, तो अल्लाह ताला सबकी मदद करेगा। और यही मैं कहूँगा कि आपका जो शो है तुमसे पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ इसको जो है मैं ख़त्म करूँ। बहुत शुक्रिया। आपने सुना कि इंट्रो में हम लोगों ने तल्ख बातें की और रोशनी डाली कि इसका हल क्या है। लेकिन फिर भी चाहे जैसे भी हालात हो, पाकिस्तान का जो बिजनेसमैन है वो मायूस नहीं है। वो उम्मीद रखता है नए पाकिस्तान की, उम्मीद रखता है कि इसी मुल्क में हमने दफन होना है, इसी मुल्क में हमने काम करना है। इसी मुल्क ने ही हमें TV एंकर बनाया, हमें कंस्ट्रक्शन का मायनाज नाम दिया, तो हमने इस मुल्क के साथ काम करना है। अलबत्ता इस हुक्मरान तबका जो है, जो जिनके पास तमाम ये इख्तियारात हैं, वो इन फैसलों पर नज़रसानी करे। बिजनेसमैन का कहना है वो ग्राउंड पर आए तो सही, वो देखे तो सही, वो आके कैलकुलेशन खुद आके करे कि हम कैसे प्रोजेक्ट डिलीवर करें, हम कैसे बनाएं। हम मुल्क में ही तो बना रहे हैं, तो आके आप हमारा बाजू बने, ना कि आप हम पे बेजा टैक्सेस लगा के हमारे तमाम काम को रोकने में अपना किरदार अदा करें। इस उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे, मुझे साजिश में इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।